देश के पेंशनर्स, आज मनोज सुराजी आपसे मुखातिब होकर एक ऐसी बात करने जा रहा है, एक ऐसी बड़ी बात कहने जा रहा है कि अगर आज की वीडियो आपने देख ली तो पेंशन से जुड़े हुए सारी आपके जो डाउट्स हैं, मिथ्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप आज के बाद समझ जाएंगे कि अपना रास्ता क्या है, असली रास्ता क्या है। देश में ईपीएस 95 के पेंशनर्स की मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ, ओपीएस की मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ, मैं लगातार सैनिकों की आवाज उठा रहा हूँ, ओआरओपी की आवाज उठा रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो अपने मायने में खास है क्योंकि ये सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। चाहे वो हमारे देश के सैनिक हो, उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पेंशन के लिए, चाहे हमारे देश के सरकारी कर्मचारी हो, उनको पेंशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और चाहे हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो पब्लिक सेक्टर में काम किया या जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, सरकार से जुड़े हुए संस्थानों में काम किया है, जो ईपीएस 95 से जुड़े हुए थे, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज इन सब का प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। हम ईपीएस 95 की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि फॉर्मूला क्या हो, तो आज उसका भी मैं आपको संकेत दूंगा। आज साफ स्पष्ट शब्दों में बता दूंगा कि ईपीएस 95 वाले क्या करें। तो आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है और ये बनती है देखना। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं, क्योंकि वीडियो के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक विषय पर बात करेंगे, तो सबसे पहले आज वीडियो की पूरे की कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ कि वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, जिससे आप इसको आराम से समझ सकें। और पूरी वीडियो को देखना इसलिए भी जरूरी है कि हर शब्द में, हर लाइन में कुछ ना कुछ संदेश है। और बहुत गहरी बात करूंगा मैं, आज नीति की बात करूंगा, मैं पेंशन की बात करूंगा, पेंशन क्यों चाहिए और पेंशन में क्या सुधार चाहिए और कितनी पेंशन चाहिए, इन सब विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं कंटेंट बता दूं कि क्या क्या बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशन क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे पेंशन क्यों चाहिए, उसके बाद हम करेंगे अलग अलग तरह की पेंशन क्यों, उसके बाद हम बात करेंगे ओपीएस की, हम बात करेंगे एनपीएस की, हम बात करेंगे ईपीएस 95 की, हम बात करेंगे यूपीएस की, और हम बात करेंगे ओआरओपी की। हम बात करेंगे कि डिफाइंड बेनिफिट क्या होता है और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वाली पेंशन क्या होती है। दो तरह की कैटेगरी की पेंशन होती है, इसके विषय में बात करेंगे। हम भी ये बात करेंगे कि रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए। हम इस विषय पे बात करेंगे कि पेंशन क्यों बनती है सरकारी बोझ। सरकार कहती है कि भाई पेंशन का बहुत बड़ा बोझ हो गया हमारे ऊपर। हम इस पे भी बात करेंगे कि पेंशन आपदा है कि जिम्मेवारी है। हम ये भी बात करेंगे नई नौकरी देने का दबाव क्यों। हम बात करेंगे कि कांग्रेस ईपीएस 95 पेंशन क्यों लाई। हम बात करेंगे बीजेपी क्यों लाई एनपीएस। हम बात करेंगे बीजेपी क्यों लाई अग्निवीर। हम बात करेंगे सेना के विषय में, ओआरओपी के विषय में कि ओआरओपी क्यों नहीं हो पा रहा या क्यों नहीं ढंग से उसके बार ओआरओपी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है लोगों को। हम बात करेंगे पेंशन के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की। हम बात करेंगे कि ये जो भारतीय परिवार होता है इससे सरकार को क्या सीखना चाहिए। हम बात करेंगे कि कहां पर ज्यादा हम बात करेंगे कि सरकार इसका समाधान क्या है। जो ये पेंशन की विसंगतियां हो रही हैं, पेंशन से जुड़ी हुई जो समस्याएं बार हो रही है, लोग तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, बहुत कम पेंशन मिल रही है, या पेंशन के नाम पर उनके साथ धोखा हो रहा है तो हम उन सरकार उसका समाधान क्या है, हम उस पर बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि सरकार क्या करे, और अंत में हम ये बात करेंगे कि हम और आप क्या करें। तो बहुत डिटेल में ये वीडियो है, बहुत बड़ी ये वीडियो होने वाली है। हाँ, इसमें हम ये भी बात करेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि ईपीएस 95 की मुद्दा मैं बहुत ज्यादा उठाता हूं। तो ईपीएस 95 का सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा सरकार को कि ईपीएस 95 पेंशन का सॉल्यूशन हो जाए, कैसे उनको राहत मिले, क्योंकि सबसे नीचे दबे हुए वही हैं। सबसे कम अगर किसी को पेंशन मिल रही है देश के अंदर तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिल रही है, जो करीब 80 लाख से ज्यादा है। तो हम उनकी भी बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर एक बात को विस्तार से बात करेंगे और पूरी तरीके से हम बात करेंगे जब तक कि आपको पूरी तरह समझ में ना आ जाए। ये वीडियो बड़ी होने वाली है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं
कि वो लोग जिनके पास पेशेंस है, जो सचमुच कुछ करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और पेंशन का गड़बड़ झाला हल करना चाहते हैं, वो इस पर जरूर अपनी राय दें, कमेंट दें। और कमेंट के अंदर जो मैं पूछूंगा उसमें आज कमेंट के अंदर आपको यस या नो करना है। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो यस करेंगे और मेरी बात से अगर असहमत होंगे तो नो लिख देना आप, जिससे मुझे पता रहे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरी एक ऐप है मिनी संसद, तो मिनी संसद ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बात करूंगा, आपको कुछ सजेशन देना है तो उसमें आप रजिस्टर्ड करके सजेशन मुझे भेज दीजिए, जिससे मैं पेंशन के रिफॉर्म के लिए जो बिल की बात कर रहा हूँ, कानून की बात कर रहा हूँ, कानूनी प्रावधान की बात कर रहा हूँ, वो कर पाऊँ। कैसे करोगे आप रजिस्ट्रेशन? गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, मिनी संसद लिखिए। कैसे लिखेंगे मिनी संसद? स्पेलिंग में बोल देता हूँ, विदाउट स्पेस के मिनी संसद लिखना है, MINISANSAD। मिनी संसद लिख देंगे, ऐप ऊपर ही आ जाएगी। लोगो में MS लिखा होगा, आप उसको इंस्टॉल करिए, उस पर रजिस्टर्ड करिए और सुझाव में मुझे भेज दीजिए कि क्या होना चाहिए, जिससे कि हम अपने को और परिष्कृत कर सकें और बेहतरीन कर सकें और पेंशन का मुद्दा देश से एकदम हल कर सके। पूरे देश के पेंशनर इस समय परेशान हैं। और चलिए, इंट्रो हुआ, अब बात विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न था कि पेंशन क्या है। तो पेंशन एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपको उस समय मदद करता है जब आप उस काबिल नहीं रहते कि आप कुछ काम कर पाए, क्योंकि आप जिसके लिए काम करते हैं, जिस व्यवस्था के लिए काम करते हैं, जिस सरकार के लिए काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, आप पूरी जिंदगी उनको देते हैं और उसके बदले में आप क्या चाहते हैं? जब आप काम करने लायक ना रहें तो वो आपकी देखभाल करें। आप जो कमाते हैं उससे थोड़ा कम ही मिले, लेकिन आपको अश्योर्ड गारंटी मिले कि आपके बुढ़ापे में आपको पैसे की तकलीफ नहीं होगी। तो यही है पेंशन। इस फलसफे को ही पेंशन कहते हैं, इस फिलॉसफी को ही पेंशन कहते हैं। और पेंशन क्यों चाहिए, दूसरा सवाल ये हो जाता है। तो भैया, जब हम असमर्थ हो गए, जब हम समर्थ थे तो हमारे पास सैलरी, जब हम असमर्थ हो गए तो हमें पेंशन चाहिए। तो हमने दो मुद्दों पे बात कर ली कि पेंशन क्या है और पेंशन क्यों चाहिए। अब हम बात करेंगे भारत में अलग अलग तरह की पेंशनों की, क्योंकि अलग अलग हमारी जो आर्म फोर्सेज है, सेना है, उसके लिए अलग पेंशन का प्रावधान है, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए अलग पेंशन का प्रावधान है, और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में या सरकार से जुड़े हुए अर्ध सरकारी क्षेत्रों में जो है उनके लिए भी एक अलग तरह की पेंशन है। और एक और पेंशन है, वन रैंक वन पेंशन, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेंशन के प्रकार। पेंशन दो तरह की होती हैं, एक तो होती है डिफाइंड बेनिफिट और एक पेंशन होती है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। डिफाइंड बेनिफिट वाली पेंशन पर ही हम सबको जोर देना है, जिसको हम पुरानी पेंशन योजना कहते हैं। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें क्या है कि आपकी जिम्मेवारी नहीं है पेंशन कि आप कंट्रीब्यूशन करोगे, आप पैसा जमा करोगे, आपका एम्प्लॉयर पैसा जमा करेगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार जब आपसे काम ले रही है, आपकी पूरी जिंदगी आपका इस्तेमाल कर रही है, तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी है और कानूनी जिम्मेवारी भी होनी चाहिए कि वो पेंशन दे। इसी को कहते हैं हम डिफाइंड बेनिफिट, यानी पूरा बेनिफिट डिफाइंड है। इसके अंदर जो मोस्टली जो व्यवस्था है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम आती है। दूसरी है हमारी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि इसमें आप कुछ जमा करोगे, आपका एम्प्लॉयर जमा करेगा, एम्प्लॉयर सरकार भी हो सकती है, यानी कंट्रीब्यूशन आपका जमा होगा। ये दूसरी कैटेगरी की पेंशन स्कीम है। ये पेंशन स्कीम सबसे पहले EPS 95 के नाम पर 1995 में आई, जिसे कांग्रेस सरकार के द्वारा 95 में लाया गया।
उसके बाद ये जो पेंशन स्कीम है, इस पेंशन स्कीम को पूरे देश में ऐसे लोगों को लागू कर दिया गया जो सीधे सीधे सरकार से जुड़े हुए नहीं थे। ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी। इसके लिए एक संस्था का गठन किया गया जिसे हम EPFO कहते हैं। दूसरी तरह की जो पेंशन, दूसरी जो बात हुई तो ये पेंशन स्कीम लाई गई। एक और पेंशन की हम बात कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। क्योंकि OPS सरकार की जिम्मेवारी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार की जिम्मेवारी थी, तो सरकार उसका पालन करती। तो सरकार अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए सरकार एक नई योजना लाती है जिसको बोलती है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। ये भी EPS से सीख के लाए थे ये, क्योंकि EPS में भी कंट्रीब्यूशन था, तो इस नेशनल पेंशन स्कीम भी कंट्रीब्यूटरी इसको रखा गया कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहेगा, सरकार का भी रहेगा और एम्प्लॉय का भी रहेगा। और ये ऐसी पेंशन स्कीम थी जिसे चाहे तो लोग ले सकते थे, चाहे तो नहीं ले सकते थे। अब EPS 95 के बारे में बोले तो EPS 95 वाली मैंडेटरी थी, वो लेनी ही लेनी थी सबको, क्योंकि वहां पैसा एम्प्लॉयर दे रहा था और सरकार की उस पैसे पर नजर थी, इसलिए वो तो लेनी ही लेनी थी। और ये जो ये NPS जो स्कीम थी, ये इन्होंने वॉलंटरी इसलिए कर दी कि इसमें सरकार को भी पैसा देना था। तो जहां सरकार की जेब से जाता है, सरकार ने कहा मत लो, तुम्हारी मर्जी है तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन फिर भी लोग लेंगे क्योंकि सरकार भी बहुत बड़ा हिस्सा, 14% से कुछ ज्यादा जो था सैलरी का, उसमें सरकार कंट्रीब्यूट करती थी। तो कहने का मतलब है दोनों ही स्कीमें कंट्रीब्यूटरी थी और दोनों के अंदर अब एम्प्लॉय बाध्य हो गया था कि वो इस व्यवस्था में आए। और इस व्यवस्था का परिणाम क्या हुआ? EPS 95 एक बहुत बड़ा धोखा था, जो अब तक लोगों को समझ में आ रहा है कि 1000 रुपए से कम पेंशन मिलती है। और NPS के जब रिजल्ट आने लगे तो वो भी एक धोखा ही हो गया। वो धोखा कैसा हो गया कि लोगों को पता लग गया कि कितनी कम पेंशन आ रही है, तो लोगों ने, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने पुरानी पेंशन की डिमांड कर दी। NPS और EPS 95 के नाम पर बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, आपका पैसा हम बढ़ा के देंगे। भैया, पेंशन बढ़ाने के लिए, लाभ कमाने के लिए नहीं होती है। पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है, बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए होती है। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराना था तो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वो करते हैं जो हमारी जरूरतों से ज्यादा पैसा होता है। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या हुआ? उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो जुआ हो गया। लेकिन अगर मैं अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना चाह रहा हूं तो मैं उस योजना का पैसा शेयर मार्केट में तो कदापि लगाऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए। और बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, कब शेयर मार्केट को नीचे कर देते हैं, कब ऊपर कर देते हैं। तो मोटी बात ये थी कि ये जितनी भी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम थी, ये आपको पेंशन के नाम पर धोखा दे रही है। असली पेंशन स्कीम तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही है, OPS, जिसमें सचमुच आपका भविष्य सुरक्षित होता है। बाकी जितनी भी पेंशन स्कीम है, जिनको हम कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम, वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान है, पेंशन का प्लान नहीं है। वो तो आप जाके FD करा दो, वो तो जाके आप सोना खरीद लो, वो तो आप जाके प्रॉपर्टी खरीद लो, वो तो आप जाके दुकान खरीद लो, वो तो आप जाके मकान खरीद लो, सब में रिटर्न आएगा। तो पेंशन के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराया गया लोगों से, और मजे की बात तो ये, उस इन्वेस्टमेंट को भी खा लिया गया। EPFO ने तो पूरी तरीके से उस इन्वेस्टमेंट में कहाँ कितना पैसा आया कुछ किया ही नहीं, समझ नहीं आता है। तो हमने बहुत सारी बात की, लेकिन हमने एक और बात की, OROP की हम बात करेंगे। हमने देखो OPS की बात कर ली, NPS की बात कर ली, हमने EPS 95 की बात कर ली, 3 तरह की पेंशन की बात कर ली। एक नई पेंशन आई है UPS। ये क्या है कि जो सरकारी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की, क्योंकि NPS उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ धोखा हो गया है, तो सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला और UPS लाई। लेकिन UPS भी पूरी तरीके से वही कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, उसके अंदर भी ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे बेनिफिट नहीं है और वैसी सुरक्षित
भविष्य नहीं है, इसलिए कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, की ओल्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए। अब मैं सेना के मुद्दे पे चला जाता हूँ। सेना ने OROP की बात की, वन रैंक वन पेंशन क्यों कहा गया? एक कर्नल से रिटायर होता है व्यक्ति, वो 1990 में रिटायर हुआ और एक कर्नल से रिटायर हुआ 2005 के अंदर। तो दोनों के सर्विस में जो सैलरी पे से पेंशन बनती है, जब 90 में रिटायर होगा उसकी सैलरी कम होगी, उसकी पेंशन कम होगी, और जो 2005 में रिटायर हुआ उसकी पेंशन ज्यादा होगी क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा है, क्योंकि सैलरी के बेस पर पेंशन बनती है। तो मोटी बात ये है कि जो ये विसंगति थी कि किसी को तो दोनों ही एक रैंक के आदमी है, दोनों ही बराबर है, दोनों के खर्चे भी बराबर है, जिंदगी जीने के लिए जितना पैसा चाहिए दोनों के बराबर है, फिर ये विसंगति कैसी कि एक को बहुत कम पेंशन और एक को आज के हिसाब से पेंशन? तो इस विसंगति को दूर करने के लिए वन रैंक वन पेंशन लाई गई सरकार कि भाई सबको बराबर पेंशन मिले, ऐसा ना हो किसी को कम मिले और किसी को ज्यादा मिले, और कोई जो पुराना है वो बहुत परेशान हो क्योंकि उसके जितना पुराना व्यक्ति होता है उसको तो ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें वन रैंक वन पेंशन की मदद से जो विसंगति थी उसको दूर किया गया। तो ये OROP की बात है। OROP में भी लगातार बार बार फंड देते हैं, फिर लोग कहते हैं कि पेंशन का सही तरीके से बंटवारा नहीं हो पा रहा, तो वो भी कर रहे हैं।